नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं 17 अप्रैल। आज की तारीख है 17 अप्रैल। और 17 अप्रैल के करंट अफेयर्स से संबंधित जो एडिटोरियल है जो इस समय चर्चे में है उसको डिस्कस करेंगे। दो अखबार उठाए गए हैं, एक है इंडियन एक्सप्रेस और एक है जनसत्ता। ठीक है, दोनों ही शानदार एडिशन हैं और दोनों ही इम्पोर्टेंट है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और तो बाकी भी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा, कम से कम आपको सोचने की समझ विकसित होगी। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जनसत्ता का। ठीक है, इसके अंतर्गत संजय ठाकुर का है ये। और असमानता की बढ़ती खाई, यानी जो रिच और पुअर के बीच का डिफरेंस है जो कि लगातार बढ़ता जा रहा है, उसका कारण क्या है, उसके ना होने का कारण क्या है, बेसिकली इसको हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा एडिशन है हमारा इंडियन एक्सप्रेस का है ये। और इसके अंतर्गत जो एशिया की ग्रोथ रेट 0% बोली गई है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, ऐसा क्यों बोला गया है, इसको देखेंगे। ठीक है, थोड़ी थोड़ी देर के हैं, ज़्यादा लंबे डिस्कशन नहीं होंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं असमानता की बढ़ती खाई से संबंधित। ठीक है, चलिए अब देखिए। सबसे पहले तो ये होता है ब्रीफ, जो आप इसको पढ़ सकते हैं। ये होता है एक तरह से क्रक्स। देश में गरीबी का एक बड़ा कारण संसाधनों के असमान वितरण से हुई आर्थिक असमानता है, लेकिन इसका एक और बड़ा कारण उपभोक्ता विषमता भी है। 1990 के दशक से प्रारंभ हुए आर्थिक उदारीकरण या वैश्वीकरण के बाद से उपभोग विषमता बढ़ी है। इस वक्त क्रय क्षमता के अभाव में बाजार लोगों से दूर होता जा रहा है। अब देखिए, बेसिकली ये 1990-91 की बात कर रहे हैं। अब 90-91 का टाइम है, तो अब आपको बताता हूँ मैं। 90-91 की बात अगर की जा रही है तो वो टाइम था नरसिम्हा राव का। किनका था? नरसिम्हा राव का। उस समय वो पीएम थे। फाइनेंस मिनिस्टर हमारे कौन थे? तो हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी थे। ठीक है, मनमोहन सिंह जी उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे। कांग्रेस की सरकार थी, नरसिम्हा राव जो थे वो पीएम थे। तो उस समय तीन मुख्य तथ्य जो आए थे भारतीय अर्थव्यवस्था में, वो एलपीजी नाम से उनको जाना जाता है। एक है एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन और जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। माना जाता है कि 1991 जो था वह भारतीय फाइनेंस, वित्त के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष रहा है। और उससे भी महत्वपूर्ण एक बात आपको बताता हूँ कि इसको नई आर्थिक नीति, कई बार बोला जाता है, परीक्षाओं में भी पूछा गया इनफैक्ट, कि नई आर्थिक नीति भारत में कब आई है, तो आपको बोलना है 1991 में आई। बेसिकली वहीं से डिस्कशन हमारा स्टार्ट होगा। तो थोड़ा थोड़ा देखते चलते हैं सब चीज़ें क्या क्या हो रही हैं। तो देखिए, सबसे पहले बोला जा रहा है कि भारत में समानता की खाई लगातार बढ़ रही है और यह बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, देश में असमानता खाई बढ़ने का एक बड़ा कारण है संसाधनों का असमान वितरण, जो कि सही बात है। जो भारत के रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी असमान रूप से वितरित हैं। कि इसका एक कारण आप ये भी दे सकते हैं कि उसका 12% भाग ऊपरी श्रेणी से सिर्फ 0.1% लोगों को मिलता है, जबकि 11% भाग निचली श्रेणी के 50% लोग, मतलब 12% 0.1% लोगों को मिल रहा है, जबकि वहीं 11% जो है वह लगभग लगभग 50% लोगों को। तो आप समझ सकते हैं संसाधनों का कितना भयानक तरह से असमान वितरण हो रखा है। यानी देश में संसाधन तो हैं, लेकिन आम लोगों की पहुंच से दूर है। देश की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब भी देश के औपचारिक अर्थव्यवस्था का अंग नहीं है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं तो बोला जा रहा है, बन गया है इस समय देश में 77% मजदूर देश की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का भाग बने, मतलब कि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर से हैं, बेसिकली वही कहना चाह रहे हैं। उसके बाद बोला जा रहा है देश की महिलाओं की भी एक बड़ी संख्या, इसी तरह देश की महिलाओं की भी एक बड़ी संख्या है, जो कि आप समझ सकते हैं कि इस तरह आप बात को समझिए कि जो देश की महिलाओं की संख्या है, विश्व भर की अर्थव्यवस्थाएं महिलाओं के बावजूद जो है कि इतने भारी मात्रा में महिलाएं हैं, शिक्षित भी हैं, लेकिन उनका अर्थव्यवस्था में योगदान बहुत कम है। साथ ही एक बड़ा घटक, आप कह सकते हैं एक बड़ी जनसंख्या है, उसके बावजूद उनका अर्थव्यवस्था में उनको भेदभाव का शिकार होती हैं, जिस कारण वह भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं दे पा रही हैं। गरीब लड़कियां और महिलाओं की कीमत पर अमीरों की जेब भरी जा रही है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अब आप उनसे 100 या 200 रुपीज़ में उनसे दिहाड़ी कराते हैं, बदले में जब प्रोडक्शन होता है तो उसके बाद आप उसको अच्छा खासा रेट में मार्केट में सामान बेच के, अच्छी खासी रेट पे,
और अपने आप को मजबूत बनाते हैं इस कॉस्ट पे कि उनको उनके मेहनत का पैसा नहीं दिया गया। तो बस यही चीज़ इसमें बताई जा रही है। बात की जाए तो 112वें स्थान पे है भारत। इन्होंने एक और डिस्कशन अच्छा किया है कि 112वें स्थान पे है भारत 153 देशों में। किस चीज़ में? जब भी बात आती है जेंडर गैप, एक जो है कि बड़ी रिपोर्ट है भारत की, काफ़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट भी मानी जाती है। कौन सी? जेंडर गैप रिपोर्ट। इसके अंतर्गत भारत की रैंक 112 है आउट ऑफ 153, जो कि अच्छी तो नहीं ही बोली जा सकती है, खराब है। आगे देखा जाए तो ये महिलाएं देश की अर्थव्यवस्था को चलाने में सबसे ज़रूरी हैं और इंजन का काम करती हैं, लेकिन इनके योगदान की गणना नहीं होती। यहाँ तक कि इनके काम को काम तक नहीं समझा जाता। इस तरह देखभाल जैसा जरूरी काम परिवार अर्थव्यवस्था दोनों स्तरों पर सिर्फ प्रेम का कार्य माना जाता है, जिसे संभालना एक सामान्य प्रक्रिया ही समझा जाता है। देश की ये महिलाएं और लड़कियां खाना बनाने, घर की सफाई और बुजुर्गों तथा बच्चों की देखभाल में अपना जीवन लगा देती हैं। इनको इनके वर्तमान अर्थव्यवस्था का लाभ बहुत कम मिल पाता है, जबकि अर्थव्यवस्था व्यापार और समाज को चलाने में इसका अहम योगदान देती है। इसी तरह आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो होते हैं, घरेलू काम करने वाले, बुजुर्गों और बच्चों की देखभाल जैसे कामों में लगे अन्य बेहद कम वेतन पर काम करते हैं। ऐसे कामों में ना तो काम के घंटे तय होते हैं, ना ही कामों के अतिरिक्त सुविधाएं। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से इन महिलाओं का योगदान 19 लाख करोड़ रुपए। देखिए, बात समझिए कि अर्थव्यवस्था की दृष्टि से इन महिलाओं का योगदान 19 लाख करोड़ रुपए वार्षिक के बराबर है, जो भारत के 93,000 करोड़ रुपए के वार्षिक शिक्षा बजट का 4 गुना है। संस्थाओं के असमान वितरण से उपजी यह समस्या कितनी बड़ी है, इसकी एक बानगी देखिए। देश के 1% अमीर लोगों के पास देश की 70% यानी 95 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देश के 1% जो अमीर लोग हैं उनके पास देश के 70% रिसोर्स हैं। मतलब आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है कि सिर्फ 1% लोगों के पास, मतलब असमानता कितनी ज़्यादा है देश में, आप इसको समझिए। आगे चल के देखते हैं कि संसाधनों के असमान वितरण की एक तस्वीर यह भी है कि एक वर्ष के दौरान देश की सबसे अमीर 1% जनसंख्या की संपत्ति में 46% की वृद्धि हुई है, जबकि सबसे गरीब 50% जनसंख्या की संपत्ति में सिर्फ 3% की वृद्धि की गई हुई है। ऊपर की 10% जनसंख्या के पास देश के 74% संपत्ति है, जबकि नीचे की 90% के पास सिर्फ 25%। मतलब आप समझ रहे हैं, अगर मैं अब थोड़ी देर के लिए 25% को सिर्फ 25% मान लूँ, यानी कि 1/4, और इसको मान लेते हैं 3/4, तो आप इस तरह समझिए कि ऊपर के 10%, इसको मैं एक समअप बोलता हूँ कि जो दो हैं, एक है 90% जो कि गरीब हैं, बड़ी संख्या जनसंख्या देश की गरीब है, 10% हैं जो कि अमीर हैं। तो जो 10% अमीर हैं उनके पास देश के 3/4 रिसोर्स हैं, और जो गरीब हैं उनके पास हैं देश के 1/4 रिसोर्स, और जनसंख्या है 90%। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वितरण जो है हमारे रिसोर्सेज का, वो कितना ज़्यादा डिफरेंस है इसमें। तो ये भी आपको जानना ज़रूरी है। साथ ही आगे आते हैं कि हाल ही में जारी ऑक्सफैम की रिपोर्ट, अभी मैंने एक वीडियो में डिस्कस भी किया था कि ऑक्सफैम रिपोर्ट जो है वो गरीबी का जो लेवल है और किस हिसाब से हम गरीबी से उबर रहे हैं, गरीबी लेवल को जो है समझाता है। तो इस रिपोर्ट की भी बात की गई है कि देश के 63 लोगों के पास देश के वार्षिक बजट से ज़्यादा संपत्ति है। बात समझिए, देश के सिर्फ 63 लोग हैं, जो टॉप के अमीर 63 लोग हैं, उनके पास देश का जो एनुअल बजट है, जितना भी हमारे देश का एनुअल बजट जाता है, उससे ज़्यादा संपत्ति सिर्फ उन 63 लोगों के पास है, जो कि बिल्कुल भी आप कह सकते हैं स्वस्थ अर्थव्यवस्था का सिंबल नहीं है। साथ ही देश के 1% अमीर प्रतिदिन 2200 करोड़ रुपए कमाते हैं। प्रतिदिन 2200 करोड़ रुपए देश का 1% अमीर व्यक्ति, ठीक है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 84 करोड़पति हैं, जिनके पास देश की 248 अरब डॉलर की संपत्ति, यानी इस समय भारत के 58% संपत्ति का 1% अमीरों का कब्जे पर 1%। मतलब आप समझ रहे हो कि देश का, हमारे भारत की कितने प्रतिशत की जनसंख्या, 58 इस पे सिर्फ 1% में व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है। ये कितना असमान है आप समझ सकते हैं। गरीब और अमीर के बीच की रूपरेखा देश में सरकारी और निजी हर स्तर पर तैयार की जाती है। भारत में सरकारी स्तर पर जहां एक शीर्ष अधिकारी को 2.5 लाख रुपए का वेतन दिया जाता है, वहीं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को लगभग उसका 10वां। 2.5 लाख मतलब 25,000 हो गया, 10%। फिर बेरोजगारों की यह भीड़ है जिसमें किसी एक को 1 रुपया भी उपलब्ध कराने के लिए सरकार के पास कोई नीति या योजना नहीं। दूसरी तरफ भारत के निजी क्षेत्र का भी हाल यही है।
मसलन एक शीर्ष निजी कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और उसके सामान्य अधिकारियों के बीच में 400 गुना से ज़्यादा का फर्क होता है। बहुत बड़ी बात है। चिंता का विषय है कि संसाधनों के असमान वितरण का दंश झेल रहे देश के 22 राज्य गरीबी दूर करने के लिए लक्ष्य में बुरी तरह पिछड़े हुए हैं। साथ ही इंपॉर्टेंट बातों की और बात की जाए तो देश में गरीबी का एक बड़ा कारण संसाधनों में असमान वितरण से हुई आर्थिक असमानता, लेकिन इसका एक और बड़ा कारण है उपभोग विषमता, मतलब कंजम्पशन की भी विषमता है। मतलब कि जो अमीर लोग हैं उनका कंजम्पशन अलग लेवल का है, गरीब लोगों का कंजम्पशन अलग लेवल का है। जो देश की अर्थव्यवस्था का ढांचा मजबूत करने और विश्व को शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में स्थान बनाने के लिए देश में असमानता को कम करने की दिशा में प्राथमिकता के आधार पर काम किया जाना चाहिए। एक ऐसा वातावरण बनाने की जरूरत है जिसमें बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय, रोजगार, तकनीक, प्रौद्योगिकी तथा देश के लोगों की पहुंचाई जा सके। देश में पारंपरिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के साथ साथ अपारंपरिक रोजगार का भी सृजन किया जाना चाहिए। मतलब कि प्राइमरी सेक्टर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर हो गया, टर्सरी सेक्टर हो गया, इन सबको बढ़ावा दिया जाना बहुत आवश्यक है। तो इस प्रकार हमने इनको देखा कि किस तरह महिलाओं को अर्थव्यवस्था में महिलाओं को इग्नोर किया जा रहा है। दूसरी बात कि देश में जो है कि कोई भी नीति नहीं है, ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। तो इस प्रकार की कुछ चीज़ें हैं जिसके कारण ये गैप लगातार बढ़ता जा रहा है। अब हमारा दूसरा डिस्कशन हम देखते हैं। दूसरा डिस्कशन है हमारा कि हाल ही में किसकी रिपोर्ट आई, आपको मालूम है? हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसके अंतर्गत IMF की रिपोर्ट है। अभी IMF की रिपोर्ट हमने कल भी एक देखी थी, तो याद रखिएगा कि IMF ने रिपोर्ट दी है, उसके अंतर्गत 2019-20 में 0% ग्रोथ रेट रहेगी हमारे एशिया की, जो कि पता नहीं कैसी, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक चीज़ है। और इसका सिर्फ एक कारण है, वो है हमारा क्या, आप भी समझ रहे होंगे, ये है कोविड-19। हर चीज़, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से इसके कारण इस समय ट्रैश हो चुकी है। और बात की जाए कि एशिया इज़ एक्सपेक्टेड टू विटनेस 0% ड्यू टू कोरोना वायरस। ठीक है, ये IMF ने बोला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है क्योंकि IMF की बात है। आगे देखते हैं। द केस ऑफ ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड एंड न्यूजीलैंड ऑल हिट बाय ग्लोबल टूरिज्म। देखिए, जो 3 देश हैं बहुत ही ज़्यादा इनका टूरिज्म चलता है। एक तो है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है हमारा थाईलैंड, और तीसरा है हमारा न्यूजीलैंड। इन तीनों की अर्थव्यवस्था ही चलती है, आप समझ सकते हैं, टूरिज्म पे, और टूरिज्म ही ख़त्म हो गया। आगे चलते हैं कि लोएस्ट ग्रोथ है पिछले 1960 से, मतलब कि आप समझ सकते हो कि 1960 से आज हो गए हमारे 60 साल। तो इन 60 सालों में सबसे लोएस्ट ग्रोथ रेट अब तक की यही रही है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, निराशाजनक स्थिति है। द ग्लोबल इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू कंट्रैक्ट इन 2020 बाय 3%, द वर्स्ट रिसेशन सिंस, मतलब कि आप समझ सकते हैं कि एशिया की 0% बोली जा रही है, साथ ही विश्व की बात की जाए तो लगभग 3% की बोली जा रही है। साथ ही IMF ने इंडिया की ग्रोथ रेट 1.9% एक्सपेक्ट किया था, चाइना की 1.2%। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप याद रखिए, सारा एक्सपेक्टेशन का खेल है। तो इस प्रकार चीज़ें हैं। खैर, आप याद रखिए पिछले 60 सालों की सबसे बुरी अर्थव्यवस्था आप बोल सकते हो 0% एशिया की, कॉन्टिनेंट की। ठीक है, तो इस प्रकार चीज़ें हम लोगों ने 2 आर्टिकल डिस्कस किए हैं। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा अपना व्यू ज़रूर दीजिएगा, और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।